Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are very good. Welcome to the very first session of Science Class 8, chapter number 1, that is about crop production and management. So, students, आज के सेशन में हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. मीन्स एक ऑल ओवर द कंट्री, होल नेशन के लिए कैसे एक बड़े स्केल पे क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, क्या डिफरेंट प्रैक्टिसेस है जिसके थ्रू हम क्रॉप को सेव कर सकते हैं आफ्टर yielding the production. Alright, so let's start the chapter and learn all of them. See. So first of all, as we know, that all living organisms require food for their survival to carry out various life processes. While the green plants have the ability to produce their food through photosynthesis, animals and humans cannot synthesize their food and they rely on other organisms for their nutritional needs. Very important, this we all know that सभी living organism को food की requirement है अपने life processes को carry out करने के लिए. If we talk about plants, so plants तो अपना food खुद prepare कर सकते हैं with the help of photosynthesis. But on the other hand, the animals, including the human beings, ये सभी जो है अपने nutritional needs के लिए other organisms के ऊपर dependent है, and we can say they are dependent on plants only, either directly or indirectly. Okay, so as humans change their nomadic ways, जैसे जैसे human beings ने अपने nomadic ways को change किया है and वो एक particular place पे settle हो चुके हैं, तो धीरे धीरे human beings ने plants को cultivate करना सीखा and then they became farmers. Human beings क्या बन गए? Farmers बन गए from the food gatherers, right? So the applied science, अब एक ऐसी science, applied science जो कि deal करती है with the mass production of crop plants and rearing animal is known as agriculture. Means एक ऐसी applied science जहाँ पे हम crop plants के mass production को study करते हैं, animals को कैसे rear किया जाता है, we study that. This applied science is known as agriculture. Right? Now, so agriculture over the time के साथ human beings ने क्या सीखा? Land को cultivate करना सीखा. किस purpose के लिए? Crops grow करने के purpose. Then यही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसने सिग्निफिकेंटली फूड की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया है एंड एनिमल्स अनेबल हुए हैं टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन थ्रू आउट द ईयर. राइट, so first of all we have what? Crops. When plants of the same kind, जब एक ही जैसे प्लांट्स को स्टूडेंट कल्टीवेट किया जाता है एक प्लेस पर एंड एक बहुत बड़े स्केल पर, दैट टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज क्रॉप. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल राइस क्रॉप, अगर आप बात करें राइस क्रॉप की, तो राइस क्रॉप का मतलब है कि क्या करना? लार्ज नंबर ऑफ राइस प्लांट्स को ग्रो करना एक एग्रीकल्चर फील्ड पर. अब स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है डिफरेंट सीजन्स में. ओके, जैसे कि इनमें से कुछ सीरियल्स है, पल्सेस और लेग्यूम्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, प्लांट फाइबर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड टिम्बर. तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्रो किए जाते हैं. तो कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल्स यहाँ पे हमें गिवन है, दे हैव डिस्कस्ड यू, एंड ये वो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है विच आर ग्रोन इन अवर कंट्री नोन एज इंडिया. राइट, फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स में हम व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, रागी एक्सेट्रा इस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. देन सेकेंडली वी हैव पल्सेस और लेग्यूम्स इन विच वी ग्रो पीस, चिकपी, ग्राम विच इज नोन एज बीन्स. हर टाइप के बीन्स को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं पल्सेस में. देन वी आल्सो ग्रो फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, नेचुरल प्लांट फाइबर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक कॉफी, टी, कोकोनट. देन शुगर क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड बीटरूट, ऑयल क्रॉप्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड. मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो वी ग्रो, दैट इज अश्वगंधा, तुलसी, नीम, एलोवेरा एक्सेट्रा. एंड देन टिम्बर मीन्स टीक, पाइन, शीशम, सालवन एक्सेट्रा. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है विच आर ग्रोन इन इंडिया. ओके, दिस इज शुगर केन, दिस इज कॉफी प्लांटेशन एंड दिस इज एप्पल फार्मिंग. नाउ द प्रोडक्ट और यील्ड ऑफ द कल्टीवेटेड प्लांट. अब इन कल्टीवेटेड प्लांट से जो आपको प्रोडक्ट या यील्ड मिलता है दैट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस. नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. तो स्टूडेंट्स क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी जो कि क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है,
ये सभी चीजें जो है, फैक्टर्स जो है वेरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड इन फैक्टर्स एंड सीजन्स को, ये फैक्टर्स और जो सीजन्स है, ये उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स को भी अफेक्ट करते हैं जो आप एक एरिया में ग्रो करते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर। इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो ब्रॉडली टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स आर द क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स और स्टूडेंट्स जिन्हें इंडिया में रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। एंड इंडिया में खरीफ सीजन जनरली मॉनसून सीजन के बिगिनिंग से मॉनसून सीजन के एंड तक चलता है, दैट इज फ्रॉम जून टू एंड ऑफ सितंबर और अर्ली अक्टूबर। Rice, sorghum, which is known as jowar, pearl millet, which is known as bajra, maize, soybean, groundnut, cotton, all these are examples of kharif crops. Then rice एक important kharif crop है which is grown in India. India जो है second largest producer है rice का in the world. And usually इसे waterlogged field में grow किया जाता है because rice को grow करने के लिए काफी सारा पानी जो है वो required होता है। Next type of crop which is grown in India is rabi crops, and rabi crops are the crops which are cultivated during the winter season. वो crops जिन्हें winter season में cultivate किया जाता है, they are called rabi crops. And India में rabi season generally October to March तक होता है, right? Now let's see some examples of rabi crops. That is wheat, barley, oat, pea, gram, and mustard. If we talk about wheat, so wheat एक major rabi crop है which is grown in India, and India again second largest producer है wheat का in the world. And wheat को एक moderate water requirement होती है, but weather जो है it needs cool weather to grow. Now as per the usage, अब usage के basis पर crops को हम classify करते हैं into three further divisions, that is food crop, plantation crop, and the other is cash crop. All right. Now the next topic which we have is that is agriculture practices. Cultivation of a crops. You know what they say कि crops का cultivation जो है वो एक single step process नहीं है. Agriculture को एक systematic manner में carry out किया जाता है. And agriculture के लिए आपको कुछ scientific inputs की requirement है. उसमें काफी सारी activities है जो involve होती हैं. And they all are known as agriculture practices. इन्हीं प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है क्या इंश्योर किया जाता है कि एक हेल्दी क्रॉप के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ओके, सो दैट वहां पे एक अच्छा प्रोडक्शन हो सके, वो अवेलेबल होनी चाहिए, राइट? अब वो क्या क्या कंडीशंस है? दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स एंड पेस्ट से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एंड प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग। इफ दीज प्रैक्टिसेस, अगर ये सभी प्रैक्टिसेस जो है एक एप्रोप्रिएट टाइम पे अंडरटेक करी जाती है एक प्रॉपर वे में, तो एक अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कैरी आउट किया जा सकता है। अब वो क्या क्या एसेंशियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है? नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, then sowing, then improving soil fertility, फिर उसके बाद irrigation, protection from weed, harvesting and storage. All these are agriculture practices which are carried out in a sequential manner, right? तो हम उन सभी practices को one by one डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप है दैट इज सॉइल प्रिपरेशन। मीन्स व्हाट? सॉइल प्रिपरेशन का मतलब है सॉइल को प्रोसेस करना बिफोर सोइंग द सीड। उसमें सीड्स को सो करने से पहले सॉइल को प्रॉपरली प्रोसेस करना, इसके अंदर हम सॉइल की टर्निंग करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, या सॉइल में जो बड़े बड़े लम्स है उनको फाइन सॉइल में ब्रेक करते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है जहाँ पे सॉइल को लूज एंड टर्न किया जाता है दैट इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। टर्निंग द सॉइल, अब सॉइल को जब टर्न किया जाता है उसमें क्या होता है, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं एंड देन वो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं सॉइल के अंदर उन्हें डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स है डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सारे रिलीज हो जाते हैं इनटू द सॉइल।
देन हेल्दी एंड डीप रूट्स, उसके बाद हेल्दी और जो डीप रूट्स है वो भी प्लांट्स की ग्रोथ को एनहांस करती हैं। लूज सॉइल का काम क्या है, लूज सॉइल के थ्रू जो रूट्स है वो इजिली ब्रीथ कर पाती हैं एंड दे ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड, एंड ये सॉइल को लूज किया जाता है इन दिस फर्स्ट स्टेप ओनली, राइट। देन ये लूजन सॉइल जो है क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स का बेटर एब्जॉर्प्शन भी अलाउ करती है बाय द रूट्स, एंड इस तरीके से वी कैन से दैट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का जो प्रिपरेशन है इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन ग्रोइंग अ क्रॉप, ऑलराइट। नाउ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्लोइंग, अब बात करें प्लोइंग के लिए, तो सबसे पहला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम प्लोइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं दैट इज प्लो। यू कैन सी दिस इज प्लो, अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्लोइंग द फील्ड, ओके। ये प्लो जो है या तो वुड का बना होता है या आयरन का या केवल आयरन का, वुड एंड आयरन का मिक्स भी होता है या केवल आयरन का होता है। सॉइल की प्लोइंग के लिए डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि ऑक्स, कैमल, इन्हें यूज किया जाता था इन द ओल्डन टाइम्स, राइट। बट आज के टाइम पे कल्टीवेटर्स जो है अपना टाइम सेव करते हैं, अपनी मेहनत को सेव करते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो मैनुअली प्लो करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए अब वो इन मशीन्स का यूज करते हैं, राइट, कल्टीवेटर्स का यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन, अब उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सॉइल के सरफेस को इवन एंड स्मूथ बनाया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग, ओके। एंड ये प्रोसेस जो है वुडन टूल्स एंड सॉइल लेवल की हेल्प से किया जाता है। लेवलिंग इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्म इरिगेशन हो एंड मिनरल्स जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो इन द फील्ड, ओके। एंड इसके साथ साथ ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। नाउ वी हैव लेवलर, दिस इज लेवलर, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसे हम लेवलिंग के लिए यूज करते हैं, ओके। अब प्लोड फील्ड, जो एक प्लोड फील्ड होता है यानी कि ऐसा फील्ड जिसके आप प्लोइंग कर चुके हैं, स्टिल उसके अंदर कुछ बड़े बड़े पीसेस होते हैं सॉइल के विच आर नोन एज क्रम्स, एंड इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि इन क्रम्स को ब्रेक किया जाए एंड फील्ड को लेवल किया जाए बिफोर सोइंग द सीड्स, एंड इसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवलर, ओके। फील्ड को सोइंग के लिए एज वेल एज फॉर इरिगेशन ऑल्सो हम क्या करते हैं, लेवल करते हैं। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। अब सॉइल प्रिपरेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन करने के क्या एडवांटेजेस है, नंबर वन कि ये सॉइल की एरेशन में हेल्प करता है। देन जितने भी मिन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूनिफॉर्मली टॉप सॉइल के साथ मिक्स करने में भी हेल्पफुल है। देन थर्ड, रूट्स जो है डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट कर पाती हैं, इजीली ब्रीथ कर पाती हैं बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है। देन जो माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल है, जो सॉइल को टर्न करते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर को डीके करते हैं। आफ्टर दैट ये जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है उन्हें सरफेस पे लाता है, एंड सो दैट जो न्यूट्रिएंट्स है वो बेटरली एब्जॉर्ब हो सके बाय द प्लांट्स। एंड नेक्स्ट, ये पेस्ट को एक्सपोज करता है टू द सनलाइट एंड हेल्प्स इन किलिंग देम, राइट। Now next we have seed selection and sowing of seed. अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, सीड का सिलेक्शन करना एंड देन सीड को सो करना इनटू द सॉइल। यानी कि जब आपने प्रॉपरली सॉइल को प्लो कर दिया, लेवल कर दिया, अब जो सीड्स है उनको सो करने का टाइम, एंड ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक अच्छी क्वालिटी की सीड्स को सो करें सो दैट क्रॉप की जो है सिमिलर क्वांटिटी का एंड क्वालिटी का हमें मिल सके। Seeds should also be sown at appropriate distance. अब seeds को एक appropriate distance पे भी sow करना जरूरी है so that हमें enough nutrients and space मिल सके to grow, right? अगर seeds को हम बहुत ज्यादा close sow कर देंगे तो वहाँ पे plants जो है properly grow नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें appropriate nutrition नहीं मिल पाएगा और ना ही enough space मिल पाएगा, okay? And then the seed should be sowed at the right depth also. इसके अलावा एक एक्यूरेट डेप्थ में भी सीड्स को सॉइल के अंदर सो करना जरूरी है। अगर जो सोल है जो सीड्स हैं उनको आप एक सजेस्टेड डेप्थ से ज्यादा डीप सो करते हैं तो सीड्स को सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाती रेस्पिरेशन के लिए, एंड जर्मिनेशन पे जो है शूट जो है सॉइल से बाहर नहीं आ पाएंगी एट द राइट स्टेज एंड देन इट विल नॉट ग्रो फर्दर। ऑन द अदर हैंड वहीं अगर सीड्स को आप बहुत ज्यादा क्लोज सो करते हैं टू द सरफेस ऑफ द टॉप सॉइल
तो वो जो है क्या कर लेंगी, वो सीड्स को बर्ड्स खा जाएंगे। एंड ऑल्सो इसके अलावा एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन द सीड्स, सो दैट वहाँ पे वाटर, न्यूट्रिशन एंड सनलाइट का जो है कॉम्पिटिशन कम हो। ओके, एंड अभी जो सोइंग है इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर एक मशीन है नोन एज सीड ड्रिल, उसका भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सीड ड्रिल। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ सीड ड्रिल जिसको यूज किया जा रहा है फील्ड के अंदर सीड्स को सो करने के लिए। ओके, इस सीड ड्रिल में एक लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम फनल के टॉप एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड देन इसके बाद सीड्स जिन्हें भी आपको ओके, सो नाउ next topic which we have is that is seed drill. This is a seed drill, you can see, by which they are sowing seeds in a field. A seed drill has long tubes which are connected at the top end to a funnel. Seed drill में क्या होती है, काफी सारी long tubes होती हैं जिन्हें उनके top end में कनेक्ट किया जाता है एक funnel के साथ, and then इस funnel के अंदर seeds जिन्हें आप sow करना चाहते हैं उन्हें रखा जाएगा, and then seed drill को टाई किया जाता है at the back of a tractor driven plow. ठीक, जैसे जैसे प्लोज जो हैं सॉइल के थ्रू कट करेंगे, जो ड्रिल है वो सीड्स को इक्वल डिस्टेंसेस एंड एक एप्रोप्रिएट डेप्थ पे क्या करेंगी, सो करते हुए जाएंगे, डिपॉजिट कर देंगे, जिससे काफी सारा टाइम एंड लेबर दोनों ही सेव होता है। ऑलराइट, नाउ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को यूज करने के क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1, जब हम एक सीड ड्रिल के थ्रू सीड सोइंग करते हैं, सीड्स एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सो होती हैं फ्रॉम ईच अदर एंड एक एप्रोप्रिएट डेप्थ पे भी। सेकेंडली, सोइंग सीड्स, जब आप इस सीड ड्रिल के थ्रू सीड को सो करते हो तो ये इंश्योर करता है कि सीड्स जो है सॉइल से कवर्ड है, एंड इससे क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू होने वाला जो डैमेज है वो भी प्रिवेंटेड रहता है। नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स व्हाट? अब ये मेथड आपको यूज किया जाता है कुछ क्रॉप्स के लिए, लाइक राइस, टोमेटो, अनियन, चिली, ब्रिंजल एक्सेट्रा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सीड्स को सो करते हैं नर्सरी में, जब वो जर्मिनेट होती हैं तो स्मॉल प्लांटलेट्स जो है वो डायरेक्टली जो है क्या कर दिए जाते हैं, मैनुअली फील्ड में प्लांट कर देते हैं। इट इंश्योर्स, इससे ये इंश्योर किया जाता है कि केवल हेल्दी प्लांटलेट्स को ही हम अपने फील्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम जर्मिनेटेड सीडलिंग्स को या प्लांटलेट्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द नर्सरी वेयर दे आर ग्रोन टू द फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, राइट? नाउ you can see this is how the transplantation process takes place. Next we have what? Improving soil fertility. Next step क्या है? Soil fertility को improve करना। As we all know कि plants को अपने सभी essential nutrients कहाँ से मिलते हैं? From the soil. इसीलिए न्यूट्रिएंट, जितने भी क्रॉप्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करना जरूरी है, एंड हर एक क्रॉप की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर। एक पर्टिकुलर क्रॉप को सेम न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं एवरी टाइम इट इज कल्टिवेटेड, एंड देयरफॉर अगर आप सेम क्रॉप को एक ही फील्ड पर ओवर एंड ओवर अगेन अगेन क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, तो उससे क्या होता है, इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने लगती है। व्हाई? बिकॉज वो जो क्रॉप है हर बार वो सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड दस द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। तो इसीलिए सॉइल को फर्टाइल रखने के लिए, रेडी फॉर कल्टीवेशन रखने के लिए जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश करना जरूरी है, एंड दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। अब कैसे हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं? सी सो मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट और एनरिचिंग सॉइल। दो मेथड्स हैं, नंबर 1 नेचुरल मेथड्स, अदर इज replenishment of soil by using some artificial methods also. So soil replenishment के जो natural methods है that is crop rotation, mixed cropping and field fallow. And उसके अलावा हम soil को replenish कर सकते हैं by using manure और fertilizers. Manure होता है जैसे कि farm yard manure, compost and green manure. And fertilizers के examples हैं that is nitrogen rich fertilizer, phosphorus rich fertilizers and potash rich fertilizers also. राइट, सबसे पहले हम क्या इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड्स, सॉइल रिप्लेनिशमेंट के नेचुरल मेथड्स क्या है। नंबर 1 वी हैव क्रॉप रोटेशन। स्टूडेंट्स, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्रॉप्स को एनकरेज किया जाता है, फार्मर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करें, लाइक लेग्यूम्स और
nitrogen fixing crops in between two cereal crops in the field. For example, आपने वन सीजन में क्या करा, वीट को ग्रो किया एंड लेग्यूम्स को ग्रो किया लाइक सोयाबीन और पल्सेस इन द नेक्स्ट. यानी कि एक सीजन में आप वीट्स ग्रो कर रहे हैं एंड नेक्स्ट सीजन में फिर आप कुछ लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं लाइक सोयाबीन और पल्सेस. ठीक है, जैसे कि वीट क्रॉप से क्या कर लिया, नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को सॉइल में से यूज कर लिया इन वन सीजन, जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है. लेकिन अगर आप नेक्स्ट सीजन में लेग्यूम्स को ग्रो करते हो, ठीक है, तो लेग्यूम्स की जो रूट्स है, जैसे कि आपके पीस, बीन्स, लेंटिल्स, ये सभी लेग्यूम्स आते हैं, इनकी रूट्स में काफी सारे स्मॉल प्रोट्यूबेरेंसेस होते हैं जिन्हें आप रूट नोड्यूल्स कहते हैं. एंड इसके अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है विच इज कॉल्ड राइजोबियम. ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है. एंड ये नाइट्रेट्स जो है सॉइल को एनरिच करते हैं विद नाइट्रोजन एंड सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. एंड दिस मेथड, अभी जो मेथड है जिसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, सक्सेसिव कल्टीवेशन किया जाता है डिफरेंट क्रॉप्स का एक ऑर्डरली मैनर पे ऑन द सेम फील्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू अ वन क्रॉप सिस्टम, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन. राइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग क्या है, ये अनदर मेथड है जहाँ पे सॉइल को नेचुरली हम रिप्लेनिश कर सकते हैं. इसमें टू और मोर क्रॉप्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ही ग्रो किया जाता है सेम फील्ड पे एंड इन द सेम सीजन. फॉर एग्जाम्पल, व्हीट इज ऑफन ग्रोन विद मस्टर्ड इन द सेम फील्ड. राइट, नेक्स्ट इज फील्ड फेलो. समटाइम्स, अब कभी कभी कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जब आप लगातार क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कभी कभी सॉइल जो है बैरन या इनफर्टाइल होनी शुरू हो जाती है. ओके, तो इसीलिए उस कंडीशन में उस लैंड को कभी कभी अनकल्टिवेटेड छोड़ना भी जरूरी है फॉर सम टाइम, सो दैट वो सॉइल या वो लैंड अपने न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलिटी को रीगेन कर सके. ओके, एंड दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस जहाँ पे हम सॉइल को अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं किसी एक क्रॉपिंग सीजन के लिए, दैट इज कॉल्ड फैलोइंग. So these were some natural methods of replenishment of soil. Now next, we can replenish the soil by the use of manure and fertilizers also. First of all, we have manure. So what is it? Manure is an organic substance. Manure एक organic substance है जो कि rich in nutrients होता है. Okay, and यही soil की requirement है for a good crop action. So it is obtained. अब manure को कैसे obtain करते हैं? By the action of bacteria, यानी कि जब कुछ bacteria and microbes जो plant and animal के base पे act करते हैं, then we obtain this organic substance known as manure. Manure को compost भी कहा जाता है, and जब हम compost को prepare करते हैं, this process is known as composting. Right? In this process, इस process में जो plant and animal waste है, उसको एक pit यानी कि गड्ढे के अंदर accumulate किया जाता है. एंड वंस, जैसे ही एक बार पिट फुल हो जाता है, फिर उसे आप सॉइल या मड से कवर्ड कर देते हैं. देन इन अ कपल ऑफ मंथ्स, फिर कुछ महीनों में जो वो वेस्ट मैटर है वो सॉइल जैसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज कॉल्ड कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैन्योर. नाउअडेज, आज के टाइम पे कंपोस्ट को रेड अर्थवर्म्स की हेल्प से बनाया जाता है. दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर एंड दिस टेक्निक इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग. राइट, इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में स्टूडेंट्स जो ग्रीन वेस्ट है अर्बन एरिया से, उसे हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं इन द स्मॉल पिट. इसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ रेड अर्थवर्म्स. राइट, नाउ मैन्योर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, मैन्योर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल फार्म यार्ड मैन्योर. ओके, फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? ये एक डिकम्पोज मिक्सचर है कैटल डंग, यूरिन एंड बेडिंग मटीरियल्स का लाइक स्ट्रॉ एंड लिटर, एंड जो भी लेफ्ट ओवर होता है फ्रॉम द फॉडर जो एनिमल्स को दिया जाता है टू बी फीड ऑन, इन सभी के मिक्सचर से बनाया जाता है, डिकम्पोज मिक्सचर से बनाया जाता है फार्म यार्ड मैन्योर. सेकेंड वी हैव ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर एक क्विक ग्रोइंग क्रॉप है, इसे कल्टीवेट करते हैं एंड देन इसको प्लोड कर दिया जाता है सो दैट उसे अंडर द सॉइल दोबारा से इनकॉर्पोरेट कर दे एंड सॉइल के फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके. एंड दिस, the substance we get is known as green manure. Right? This is green manure. Next we have compost. So students, compost and vermi composting जो है ये similar process के थ्रू ही बनाए जाते हैं. Vegetable peels, straw, hay, plant fibers, animal waste, husk
किचन रिफ्यूज, ओल्ड पेपर और सीवेज वेस्ट, ये सभी एक पिट के अंदर डंप किए जाते हैं एंड सॉइल से कवर्ड कर देते हैं। फिर कुछ मंथ्स के बाद ये मटेरियल्स डिकम्पोज होते हैं उन बैक्टीरियाज के थ्रू विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल and the other microbes also, and thus we get what? Compost. Similarly, vermicomposting भी किसके थ्रू? रेड earthworms के थ्रू कैरी आउट करके बनाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या है? ये ह्यूमन मेड केमिकल्स है जिनके अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, एंड दीज आर आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल यूरिया, एनपीके और पोटैश, सुपर फोस्फेट। ऑलराइट, नाउ दीज फर्टिलाइजर्स, स्टूडेंट्स, ये फर्टिलाइजर्स जो हैं इजी टू स्टोर हैं, ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं एंड दे कैन बी इजीली यूज्ड आल्सो, बट दे हैव अ डिट्रीमेंटल इफेक्ट, लेकिन इनका एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है सॉइल पे अगर आप इनका ओवर यूज करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स हैं दे मे गेट वॉश्ड अवे, ये कभी कभी किसके थ्रू? वाटर में वॉश अवे हो जाते हैं एंड जो नेबरिंग वाटर बॉडीज है वहां चले जाते हैं, वहां तक रीच करते हैं एंड देन दस दे कॉज वाटर पोल्यूशन आल्सो। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंड उसके साथ साथ जब आप एक लंबे टाइम पीरियड तक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो उससे सॉइल की एसिडिटी और बेसिडिटी भी अफेक्ट होती है। वी हैव सम बायो फर्टिलाइजर्स आल्सो। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया एंड जो फंगाई हैं उन्हें एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया। राइट, एंड आई हैव गिवन यू द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है एंड मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनाते हैं, लाइक कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। सेकेंडली, फर्टिलाइजर्स जो है फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है एंड मैन्योर्स को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है इन द स्मॉल पिट्स। थर्ड, फर्टिलाइजर्स जो है किसी भी टाइप ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते टू द सॉइल एंड मैन्योर्स जो है दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ये सॉइल को लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं जो सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी में इंक्रीज करता है। फोर्थली, फर्टिलाइजर्स जो है काफी रिच होते हैं इन वन टाइप ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट ओनली, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रेस्पेक्टिवली। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का केमिकल उस फर्टिलाइजर में प्रेजेंट है। बट मैन्योर्स जो है वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, बट उनमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वो प्रेजेंट हैं व्हिच आर नीडेड बाय द प्लांट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन द crop cultivation is irrigation. Means, as we know, कि water is also necessary for the growth and development of the plants. Water essential है plant के survival के लिए due to the following reason. Number 1, water seed germination में help है. Secondly, soil में जो nutrients present है students वो water में dissolve होते हैं and plants की roots के through absorb किए जाते हैं along with the water. थर्ड, वाटर जो है एक रॉ मटेरियल है जिसे प्लांट यूज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो, सो दैट इट कुड प्रिपेयर इट्स ओन फूड। नेक्स्ट, वाटर इंपॉर्टेंट है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, डिफरेंट ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए। देन वाटर जो है उन न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, वाटर उस फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है जो प्लांट प्रिपेयर करता है, प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक फूड को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द वाटर। देन वाटर प्लांट्स को फ्रॉस्ट से भी प्रोटेक्ट करता है एंड एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस में ड्राई होने से भी प्रोटेक्ट करता है, दैट इज फ्रॉम वेरी हॉट एयर। नेक्स्ट, दस इसीलिए वाटर को प्लांट्स तक सप्लाई करना एट रेगुलर इंटरवल इज नेसेसरी। एंड ये जो रेगुलर वाटर सप्लाई है टू द प्लांट्स फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन रेन, रेन के अलावा भी कुछ अदर सोर्सेज के थ्रू जब हम प्लांट तक वाटर सप्लाई करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। नाउ एज वी नो कि जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द प्लांट एंड द अर्थ दैट इज रेनफॉल, बट हाउएवर जो अमाउंट ऑफ रेन है ये वेरी करती है एंड हमेशा राइट अमाउंट ऑफ वाटर जो है सप्लाई नहीं करती एट द राइट टाइम। Therefore, इसीलिए फार्मर्स को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो उनके फील्ड के पास होना चाहिए, लाइक ट्यूबवेल, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स,
so that farmers जो है अपने fields को irrigate कर सके whenever there is no rain available. Next, now the frequency of irrigation. Irrigation की frequency and irrigation के लिए कितना quantity of water required है, it depend करता है इन कुछ factors के ऊपर. Number 1, crop और type of crop sown. सबसे पहले कैसा type of crop को आप grow कर रहे हो इसके ऊपर dependent है. Secondly, किस season में crops को grow किया जा रहा है. And third, जिस soil में plants को grow कर रहे हैं उस soil की water retention capacity कितनी है, इस soil का nature कैसा है. Right? Now sources of irrigation. So students, various sources, काफी सारे ऐसे sources हैं जिससे water जो है irrigation purpose के लिए निकाला जाता है. Like we have well, tube well, pond, lakes, rivers and canals. The methods of irrigation. अब different methods है irrigation के लिए जिनको हम adopt करते हैं. Depend करता है कि source of irrigation क्या है and extent of irrigation कितना required है. So now let us understand the various methods of irrigation with the help of following flow chart. तो कितने methods of irrigation है? कुछ traditional methods है, कुछ modern methods है. Traditional methods में we have mode, which is pulley, then we have Bhekli and Rahat, and then we have chain pump also. And modern methods में we have drip irrigation and sprinklers. Alright, you can see these are mode, Bhekli, chain pump, Rahat. ये सभी traditional methods है irrigation के लिए जिन्हें फार्मर्स यूज करते थे. बट नाउअडेज आज के टाइम पे वाटर को सोर्सेज से लिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप. एंड ये पंप्स जो है डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी पे रन करते हैं. मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन. वी हैव सम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन नाउअडेज. एंड ये मॉडर्न टेक्निक्स जो है केवल वाटर वेस्टेज को ही रिड्यूस नहीं करती टू अ लार्ज एक्सटेंट. In fact, they are also very easy and effective to use. See, first of all, we have drip irrigation. तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ इरिगेशन है जहाँ पे पाइपलाइंस को फील्ड के अंदर ले किया जाता है एंड होल्स बनाए जाते हैं सो दैट वाटर जो है प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच सके ड्रॉप बाय ड्रॉप. ये मेथड एक्सट्रीमली यूजफुल है क्योंकि इसमें वाटर का वेस्टेज रिड्यूस होता है बाय इवेपोरेशन एज वेल. एंड इसीलिए ये क्या है, उन रीजन्स पे जहाँ पे वाटर की बहुत स्कैसिटी है उन रीजन्स पे बहुत ही ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है. इट इज अ काइंड ऑफ, it proves to be a boon in the regions of water scarcity. Next we have sprinkler system. Sprinkler system method में water को क्या है, plants पे spray किया जाता है जैसे कि it is raining over there, right? यानी जो water supply किया जाता है field तक किसके थ्रू, एक pipeline के थ्रू जिसके ऊपर एक rotating nozzles होते हैं fitted and एक regular interval पे water को spray किया जाता है like this. Okay? यूजुअली इन्हें उस एरिया पे यूज करते हैं जहाँ पे लैंड अनइवन होती है. ये एक इकोनॉमिकल मेथड है इरिगेशन का उन क्रॉप्स के लिए जो कि सैंडी सॉइल पे ग्रो किए जाते हैं. यू कैन सी दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम. ऑलराइट, नाउ प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन. व्हाट दे सेइंग कि जब हम अपने फील्ड्स को प्रिकॉशन इरिगेट करते हैं उस दौरान कुछ प्रिकॉशंस लेने जरूरी है बिकॉज ओवर इरिगेशन भी होना, यानी कि जरूरत से ज्यादा भी अगर पानी की सप्लाई प्लांट्स को मिलती है तो वो भी क्रॉप्स को डैमेज कर देता है ड्यू टू वाटर लॉगिंग. बिकॉज वाटर लॉगिंग क्या करता है, वाटर लॉगिंग रूट्स तक एयर सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है एंड प्लांट जो है रॉट होना शुरू हो जाते हैं. इसीलिए फील्ड्स में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना जरूरी है फॉर द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव क्रॉप प्रोटेक्शन. राइट, सी नाउ ग्रोइंग क्रॉप. अब जो ग्रोइंग क्रॉप है स्टूडेंट्स, उसे हमें पेस्ट, वीड्स, डिजीजेस एंड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है जो कि हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं. ठीक है, सो ये यूजुअली हमें क्रॉप्स को वीड्स, पेस्ट, डिजीजेस, स्ट्रे एनिमल्स एंड बर्ड्स इन सभी से प्रोटेक्ट करना जरूरी है. सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. सो वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वीड्स? तो जो अनवांटेड प्लांट्स है स्टूडेंट्स जो क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं एंड उनके साथ कॉम्पीट करते हैं द वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल एंड सनलाइट, दे आर कॉल्ड वीड्स. एंड देयरफॉर इसीलिए ये जरूरी है कि हम वीड्स को भी रिमूव करें. अगर वीड्स को रिमूव नहीं किया जाता है तो क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता एंड प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, जिसकी वजह से एक पुअर क्रॉप प्रोडक्शन होता है. एंड दिस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस जहाँ पे आप सीड्स को रिमूव करते हो, सॉरी वीड्स को रिमूव करते हो, दिस इज नोन एज वीडिंग. Weeding के following methods हैं, that is manual weeding, which is also known as mechanical weeding.
then modern methods and some biological methods. So first of all we have manual weeding, जिसे हम मैकेनिकल वीडिंग भी कहते हैं. इसमें सिंपली वीड्स को जो है मैनुअली अपने हाथों के थ्रू अपरूट किया जाता है और बाय प्लोइंग, राइट. इसके लिए आप एक ट्रॉवल यानी कि खुरपी का यूज कर सकते हैं, सिक्किल या एक हैरो का यूज कर सकते हैं. ओके, टिलिंग करने से भी जो आपके वीड्स हैं वो अपरूट हो जाते हैं. एंड देन इन अपरूटेड वीड्स को सॉइल में ही बरी कर दिया जाता है सो दैट ये अंदर भी कंपोज हो एंड सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके. These are the some tools for weeding. Alright. Next is using chemicals. यानी कि chemicals का यूज कर सकते हैं. कुछ chemicals हैं जिन्हें स्प्रे किया जाता है फील्ड में. ओके, एंड इन chemicals का एक डिटरमाइंड इफेक्ट होता है वीड्स पे. केवल वीड्स पे ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं, क्रॉप्स पे कोई डैमेज उनके थ्रू नहीं होता. एंड इन केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहा जाता है. वीडीसाइड्स कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें पहले आप वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं and then only they are being sprayed in the field. वीडीसाइड्स जो है फार्मर्स की हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकते हैं अगर फार्मर्स इन्हें इनहेल कर लेते हैं या इंजेस्ट कर लेते हैं. एंड समटाइम्स कभी कभी स्किन एलर्जीज भी डेवलप हो जाती हैं अगर ह्यूमन स्किन जो है इन वीडीसाइड के कांटेक्ट में आती है. एंड देयरफॉर इसीलिए जो पर्सन वीडीसाइड्स को स्प्रे करता है he should take some following precautions. Number 1, first of all he or she उस पर्सन को अपने बॉडी को प्रॉपरली कवर करना चाहिए वाइल स्प्रेइंग, स्पेशली जो आईज, माउथ एंड नोज है. देन इसके अलावा उस पर्सन को अपनी बॉडी को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, स्पेशली वो एरिया जो एक्सपोज्ड था आफ्टर स्प्रे. ओके, इनफैक्ट वीडीसाइड को स्प्रे करने के बाद एक बाथ लेना भी एडवाइस किया जाता है कि आपको तुरंत इसके बाद एक बाथ ले लेना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी क्लीन हो जाए. राइट. नेक्स्ट वी हैव पेस्ट कंट्रोल. व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्रॉप्स को अटैक करते हैं, डैमेज कर सकते हैं. एंड जो मोस्ट कॉमन पेस्ट है दैट इज इंसेक्ट, रैट, रैबिट्स एंड बर्ड्स. कुछ माइक्रोब्स भी हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगा एंड वायरसेस. ये भी कुछ ऐसे डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में, ओके, जो कॉमनली क्रॉप्स या प्लांट्स पे देखी जाती है एंड दे आर कॉज्ड बाय दीज माइक्रोब्स ओनली. ऑलराइट. सो नाउ वी हैव सम केमिकल्स. अब कुछ केमिकल्स हैं जो जिन्हें पेस्टिसाइड कहा जाता है. एंड इन पेस्टिसाइड्स को भी हम क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं इन पेस्ट को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, इफ एनी पेस्ट इज प्रेजेंट ओवर देयर. ये पेस्टिसाइड्स जो है पेस्ट को किल करते हैं एंड इनके एग्स को भी किल कर देते हैं विदाउट डैमेजिंग द एक्चुअल क्रॉप्स. ऑलराइट. काफी सारे मेनी रोडेंटिसाइड्स भी आज के टाइम पर अवेलेबल हैं जिसके थ्रू रोडेंट्स को किल किया जाता है एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके इंसेक्ट्स को किल किया जाता है. ये केमिकल्स को आप स्प्रे करते हो हैंड स्प्रे या फिर मशीन्स का यूज करते. देन वी हैव स्केयरक्रोज. आपने देखा होगा स्केयरक्रोज जो आपके फील्ड्स में ऐसे स्टैंड खड़े रहते हैं. राइट. ओके, इन्हें बनाया जाता है सो दैट जो बर्ड्स या जो स्ट्रे एनिमल्स है उनको डराया जा सके. लाइक दिस इज अ स्केयरक्रो. नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हिच वी हैव इन दैट इज हार्वेस्टिंग. तो एवरी क्रॉप, अब स्टूडेंट्स हर एक क्रॉप का एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें वो प्रॉपरली ग्रो कर जाते हैं एंड मैच्योर हो जाते हैं. एंड जैसे ही एक बार एक क्रॉप मैच्योर हो जाता है अब उसे फील्ड से रिमूव किया जाता है बाय ईदर पुलिंग आउट द प्लांट, या तो उस प्लांट को पुल करके या उन प्लांट्स को प्लांट के बॉटम वाले पार्ट से कट करके. इट शुड बी वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. एंड यही प्रोसेस जहां पे हम क्रॉप प्लांट्स को कट एंड गैदर करते हैं मैच्योर होने के बाद, दिस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग या तो मैनुअली की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ अ सिकल, या एक मशीन के थ्रू भी आप इसे कैरी आउट कर सकते हैं, विच इज नोन एज हार्वेस्टर. ऑलराइट. सी आई विल शो यू. दिस इज अ मशीन थ्रू विच द हार्वेस्टिंग कैन बी डन. दिस इज हार्वेस्टर एंड दिस इज मैनुअल. Okay, we will discuss this further. See, being a nation where agriculture is the livelihood of around 80% of our citizens, क्योंकि इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे एग्रीकल्चर अराउंड 80% ऑफ आवर सिटीजन, हमारी पॉपुलेशन की 80% जो लोग हैं वो अपना लाइवलीहुड इसी से चलाते हैं. तो इन वन वे और द अदर, इसीलिए काफी सारे ऐसे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस हैं जो हमारे क्रॉप हार्वेस्टिंग के प्रोसेस से ही सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि बैसाखी, बिहू, पोंगल, ये सभी एग्जांपल्स हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. ओके, नाउ आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है क्रॉप से जो आपने अपरूट किए थे या कट किए थे, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग. ऑलराइट.
अब थ्रेशिंग को भी मैनुअली करा जा सकता है या एक मशीन के थ्रू किया जा सकता है, विच इज नोन एज थ्रेशर. दिस इज मैनुअल थ्रेशिंग. उसके बाद आज के टाइम पे एक मशीन है विच इज नोन एज कंबाइंड हार्वेस्टर. इसे यूज करते हैं जिसमें दोनों ही प्रोसेस यानी कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग दोनों एक साथ ही हो जाते हैं. नेक्स्ट इज विनोइंग. अब जो ग्रेस आफ्टर थ्रेशिंग मिले हैं इनके अंदर काफी सारा शाफ या हस्क होता है. व्हाट इज शाफ? शाफ एक स्केली इनएडिबल कवरिंग, ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है जो इनएडिबल है यानी कि खाई नहीं जाती है. ओके, उसे शाफ कहा जाता है. एंड क्योंकि ग्रेन्स जो है सूटेबल हो यूज के लिए, इसीलिए उन ग्रेन्स में से शाफ को रिमूव करना जरूरी है. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे शाफ को ग्रेन्स में से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड, दैट इज नोन एज विनोइंग. ओके, इस मेथड में ग्रेन्स को क्या किया जाता है, एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है. ओके, विंड की डायरेक्शन में. अब विंड जो है उन लाइटर शाफ को, शाफ क्योंकि बहुत लाइट वेटेड होता है, तो हवा के प्रेशर से वो जो शाफ है वो दूर चला जाता है. एंड जो हैवी ग्रेन्स हैं वो ड्रॉप डाउन यानी कि नीचे गिरते हैं एंड एक हीप बना लेते हैं. So this is how grains and chaff are being separated from each other. Next we have storage. Okay, so after winnowing, अब winnowing के बाद grains को properly store करना भी जरूरी है so that उन्हें हम safe रख सके and एक long time तक use कर सके. And grains को generally store किया जाता है before being consumed. पहले consume करने से पहले उन्हें store ही करना पड़ता है. Okay, and grains के storage के लिए कुछ important steps हैं which should be taken. Number 1, ग्रेस ऑब्टेन्ड बाय थ्रेशिंग. जो थ्रेशिंग के बाद आपको ग्रेस मिले हैं, पहले आप उन्हें ओपनली ड्राई करेंगे सो दैट उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उन्हें प्रिवेंट किया जा सके. एंड देन जो ड्राइड ग्रेस है इन एक सूटेबल कंटेनर में स्टोर किया जाएगा विच इज नोन एज बिन या फिर जूट बैग में भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं. द स्टोरेज ऑफ ग्रेस. अब ग्रेस को जब एक बहुत बड़े स्केल पे स्टोर किया जाता है, ओके, एंड इन यूजुअली ग्रेनरीज या सिलॉज में किया जाता है. स्टोरेज नेसेसरी है ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड रैट्स. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर ड्राई ग्रेन्स. ड्राई ग्रेन्स को ही स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी है ये फंगाई, मोल्ड्स या जो अदर माइक्रोब्स हैं इनकी ग्रोथ को बढ़ावा देती है जिससे आपकी ग्रेन्स जो हैं स्पॉइल हो जाते हैं एंड डिके होना शुरू हो जाते हैं. राइट, ऑलराइट, दिस वाज the whole process of agriculture or the crop cultivation. The next topic which we have is that is organic farming. What is it? The form of agriculture that relies on crop rotation, green manure, compost, biological pest control and mechanical cultivation. एक ऐसा एग्रीकल्चर जो इन सभी एक्टिविटीज के ऊपर रिलाय करता है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. Such type of agriculture is known as organic farming. Okay? सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टूडेंट्स सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के यूज को या तो एक्सक्लूड किया जाता है या बिल्कुल मिनिमाइज किया जाता है. ओके, आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, राइट, मींस ओवरऑल वी कैन से कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती है. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री. व्हाट इज इट? Rearing animals on a large scale for food and other need is called animal husbandry. अब एनिमल्स को रेयर करना एक बहुत बड़े स्केल पे फूड के लिए, अदर नीड्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. ओके, हमें एनिमल से मिल्क, एग्स, मीट, वूल, लेदर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. मेनी फार्मर्स, कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स को भी रेयर करते हैं. पोल्ट्री, कैटल रेयरिंग, शीप रेयरिंग, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एनिमल हस्बेंड्री. इन एडिशन, अब उसके साथ साथ एनिमल्स जो है फार्मर्स को काफी सारे टास्क को फुलफिल करने में भी हेल्पफुल करते हैं जैसे कि प्लोइंग द फील्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन. हाउएवर, लेकिन जो रियर्ड एनिमल्स हैं उन्हें हमें प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना जरूरी है. इंडिया में कुछ लाइव स्टॉक है सच एज काओ, बफलो, ऑक्सन, गोट. इन्हें ब्रीड किया जाता है, इन्हें रेस किया जाता है फूड, फाइबर, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए. Then we have milch animals. What are milch animals? See, those animals, वो animals जो हमें milk provide करते हैं, they are called milch animals. Example, cow, goat and buffalo. Okay? And then उस milk का आप further dairy products बनाने के लिए such as curd, butter, ghee, cheese, इन सभी products को बनाने के लिए milk का ही use किया जाता है. And then we have meat and egg yielding animals. तो कुछ ऐसे animals हैं जिन्हें
क्या करते हैं हम, मीट या एग ऑब्टेन करने के लिए उन्हें पाला जाता है, राइट। दस वी हैव हेन्स एंड गीज। हेन्स एंड गीज जो हमें एग्स प्रोवाइड करते हैं। मीट आपको चिकन एंड गोट से मिल सकता है। देयरफॉर दीज एनिमल्स आर नोन एज मीट एंड एग ईटिंग एनिमल्स। ऑलराइट, that was whole chapter which we have completed over here. And I hope this chapter was very clear to you. This was a whole agriculture or the crop cultivation process which we have discussed step by step in a very detailed manner. Right? Let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to everybody.